ठीक है, चलो फिर हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। अच्छा बेटा, आपके पास है डिस्चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास जो है मौजूद है। अच्छा, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें गूगल क्लासरूम में डाली हुई हैं, दे दी हुई हैं, आप उसको चेक भी कर लीजिएगा। तो टेक्स्ट बुक में डाल दी है, आपके पास जो लॉ की चीज़ें काफ़ी सारी डाली हुई हैं, आपको क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, इसमें नंबर 1 जो टॉपिक है वो ये है, वेवियर द पार्टीज में अबंडेंट देयर रिस्पेक्टिव राइट बाय म्यूचुअल कंसेंट। अच्छा, वेवियर के माने ये होते हैं कि आपके पास आपका राइट है, मगर आप क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो गया है तो आप जो है म्यूचुअल कंसेंट से वो राह छोड़ रहे हैं, तो वेवियर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो पैसों की अदायगी करनी है, उस बंदे को दूसरे बंदे को पेमेंट देनी है आपको, अगर आपका क्या है वो सेटलमेंट से हो गया है, तो सेटलमेंट होने के बाद आपने क्या कहा उसको कि चले मैं ये पैसे छोड़ता हूँ, आप ऐसा करें कि मेरी जो गाड़ी है वो ये दे दें, या जो आपने चीज़ रखी है वो मुझे दे दें। जो आपकी सेटलमेंट जिस पॉइंट पे आपके पास हुई है वो आप करवा सकते हैं। वेरिएंट के माने ये होते हैं आपका जो लीगल कंसेंट होता है, इससे आप जो है इसे जान छुड़ा लेते हैं, तो सेटलमेंट कर लें, उसको कहते हैं वेरिएंट। इसके बाद के कंडीशन सब्सिक्वेंट, a contract may be contain provision regarding its discharge of on the non-fulfillment on a condition precedent or the occurrence of a condition subsequent. सही, तो a contract will be a contract subsequent by condition subsequent। कंडीशन सब्सिक्वेंट के माने ये कंडीशन के साथ, सही, डिस्चार्ज और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, सही है। यानी सब्सिक्वेंट के माने ये थे अगर ये नहीं हो तो ये हो, सही, सब्सिक्वेंसी जो है इसको कह रहे होते हैं, ये नहीं तो आप ये हम भी करते हैं, तो कंडीशन सब्सिक्वेंट अगर ये ना हो तो ये करते हैं। जैसे कि आपके पास ज़कात का है, तो ज़कात के अंदर फितरे का है, फितरे का मतलब ये है कि आपने जो है वो इतना परसेंट जो है आपके पास गेहूँ आपको फितरा देना है या किशमिश देनी है या ये देना है या वो देना है, तो आपके पास कंडीशन दी हुई होती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने के बाद वो कहते हैं कि आपके पास जो फील्ड सर्विसेज है वो तकरीबन 1.5 लाख मील पर है, 1.5 लाख मील 10,000 माइल, या फिर दिमाग से निकल रहा है, 2 साल, 2 साल उस गाड़ी को हो चुके हो, या फिर 10,000 मील आपने गाड़ी चला ली हो, तो ये फ्री जो है आपको सर्विसेज देंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन में फुलफिल हो गई हो तो सर्विस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, सही, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने 10,000 किलोमीटर बाई गाड़ी चला ली है तो आप 10,100 पे 10,001 पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या आपकी गाड़ी को 2 साल हो चुके हो तो 2 साल 1 दिन के ऊपर जो है आपकी वो सर्विसेज आपको चार्ज करेंगे, तो ये कंडीशन सब्सिक्वेंट है। तो कंडीशन सब्सिक्वेंट के जो है माने अपने बता देता हूँ मैं आपको। सब्सिक्वेंट के माने even state or appear it could terminate one party obligation to the other. For example, contract might state something like the client will pay for the haircut unless the haircut does not perform the haircut। सही, तो सब्सिक्वेंट कहलाता है। इसके मीनिंग बता देता हूँ आपको। Currently subsequent event or state of affair that if it occur will terminate one party obligation to the other। For example, मैं बता चुका हूँ ये तमाम चीजें ऐसे ही हैं। और इसके माने जो है इसके बाद की हालत, सही, शर्त मवाद, शर्त के बाद, सही, तो शर्त के बाद जो है आपके शर्त मवाद इसको कहला रहे सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट या तो कहलाया जाता है इसके सब्सिक्वेंट।
Define event when terminate a population or a contractual obligation in contrast to condition precedent, a condition subsequent bring the event obligation to an end rather than being necessary for to the event or application to occur. So our पास ये subsequent condition subsequent is philosophical and legal term referring to the defined event which terminates a population or a contractual obligation. सही, तो ये आपके पास बता रहा होता है कंडीशंस को, यानी कि शर्त के बाद आपने क्या करना है। ठीक है, bankruptcy, divorce, to different area, contract with such condition will free that party from obligation to carry out its term if some unforeseen event cause the institution to change that dramatically change their defendant. ये तमाम चीजें जो है आपके पास आती हैं। लेट से आपके पास मेरे असल में गला अजीब हो रहा है। इसके माने जो है, देखिए आपने जो माने लिखे हैं ना, इसमें रेंडरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वाइड एंड eviction of obligation for one party with any provision from the other party। ठीक है, ओके, तो ये आपको ऐसे ही है। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया डिवोर्स का केस है, बैंक्रप्सी का केस है, तो आपने ये कहा कि आपने एक कंडीशन थी, मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम कि आपको पेमेंट करनी थी इतनी, वो पेमेंट जो है उन्होंने नहीं की। बैंक ने जो है आपको क्या किया, सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड के माने ये कि जितना पैसा था उसको उन्होंने छोड़ दिया या राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ के माने ये जो पैसा था उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, पेमेंट की उन्होंने उसको छोड़ दी। सही, तो छोड़ने के बाद आपको वो चीज मिल गई, तो दैट बिकम या आपके पास कहलाता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। ठीक है, जो उनका हक बनता था, जो ऑब्लिगेशन था उनका, उसको उन्होंने छोड़ दिया और आपके समझ लीजिए दोनों पार्टी से कॉन्सेंट से जो है ये चीज जो है सॉल्व हो गई। कंडीशन सेकंड सब्सिक्वेंट है। By impossibility of performance, if the performance of the contract become or turn out to be impossible, the parties to the contract are discharged from their respective obligation under the contract. So if the performance of the contract becomes or turn out to be impossible, the parties to the contract are discharged from their respective obligation under the contract. देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग उन लोगों को जानते हैं क्या कहते हैं, इससे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को। ये पूरी उन्होंने कहानी लिखी है, सक्सेस स्टोरी ये है, पूरा उन्होंने सब समझाया है। ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जो है आपसे सवाल क्या है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या आपके पास बात है। आप इसके अंदर जो है ये करते क्या है ब्रोकर, कि आपका पैसा होता है, आपके पैसे को क्या करते हैं कि यूटिलाइज करते हैं। उनको ये पता लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस चीज़ के पैसे जो बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट रहता है। कनेक्ट रहने के बाद इनको आइडिया हो जाता है कि अभी जो है अपकमिंग डेज के अंदर जो नीड है वो इस चीज़ की नीड है। तो ये और इस चीज़ का जो है बिजनेस अब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है चाइना जो है वो साल में एक दफ़ा कॉपर की खरीदारी करता है, बड़े पैमाने पे कॉपर बाय करता है, पूरी दुनिया से बाय करता है। सही है, अगर आपको टाइम पता हो किस टाइम पे आप बाय करता है, तो आप जो स्टॉक के जो कॉपर के स्टॉक्स हैं वो आप ले लेंगे। जब कॉपर के स्टॉक लेंगे तो ग्लोबली जो है कॉपर के स्टॉक जो है वो बूम की तरफ जाएंगे, वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो आपको फिर रिटर्न मिल जाएगा।
या फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता है कि होटल एंड टूर इंडस्ट्री जो है हमारे पास वो आजकल डाउन जा रही है, तो आपका स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी होटलिंग पे नहीं करवाएगा, कभी टूरिज्म पे नहीं करवाएगा, कभी ऐसी चीज़ों में नहीं करवाएगा जिससे आपका बिजनेस जो है लॉस में जाए, कभी भी नहीं करवाएगा। ठीक है, तो उसके मतलब अगर वो करवाता है, अच्छा लेट्स से अब आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको आइडिया नहीं था, फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिन बाद में बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो बिजनेस जो है बिकॉज ऑफ एनी यानी कि अनफोर्सीन जिसे बोलते हैं कि कोई इवेंट से जो आपको पता नहीं था ऐसा होगा, तो आपका जो है पैसा डूब गया उसके अंदर। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है, आप ये जो ब्रोकर होगा ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये क्या कहेगा आपको, ये कहेगा कि ये दैट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, वो आपको ये कह देगा, या वो कह देगा कि ये चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थी, या फिर वो कह देगा कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, ये आपको कहेगा। अच्छा इसके एग्जाम्पल जो हम क्या लेते हैं, अच्छा लास्ट ईयर की बात है, जून जुलाई के अंदर आपके पास पूरी दुनिया से क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में जो पोल्ट्री का बिजनेस था वो डाउन हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पूरी दुनिया से पोल्ट्री का बिजनेस जो है वो डाउन हुआ। पोल्ट्री का मतलब ये है कि लोग पहले होटलिंग करते थे, शादियाँ होती थी, बर्थडे होती थी, आपको ऑनलाइन सर्विस होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, लोग पोल्ट्री को इस्तेमाल करते थे, पोल्ट्री यानी चिकन रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते थे पूरी दुनिया में। मगर जैसे ही कोविड आया, तो कोविड आने के बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने प्लान किए थे कि हम इतना हमारी फ्रिक्वेंसी है चूज़ों को पालने की, मुर्गियों को पालने की, उसको मार्केट में देने की, अब वो 1/4 रह गई। 1/4 रहने का मतलब क्या हुआ कि अब वो चीज़ें जो है वो मार्केट में नहीं चल पाएंगी। अगर वो लेट से 5 लाख चूजे जो है वो निकालते थे एक दिन के अंदर, सेल करते थे चिकन के यूनिट्स को, मगर अब जो है वो 5 लाख सेल नहीं कर पा रहे थे, तो आप 1 लाख सेल कर पा रहे थे बड़ी मुश्किल के साथ होगी, क्योंकि लोगों को पैसा था नहीं, बिजनेस था नहीं, चीज़ें आपको वैसे चीज़ें नहीं चल रही थी। तो अब हुआ क्या कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट फूड आइटम के अंदर की हुई है, तो फूड आइटम जो है 1/4 हो गया। 1/4 होने के बाद अब आपके जो शेयर्स होंगे मार्केट के अंदर, क्या वो बढ़ेंगे या कम होंगे, तो डेफिनेटली जो शेयर जो है डाउन होंगे। तो वो शेयर डाउन होंगे तो आप ये बताइए कि अपना जो ब्रोकर है उसके पास आप जाएंगे, तो ब्रोकर जो है आपको क्या कहेगा, वो सिर्फ यही कहेगा कि भाई ये चीज़ें जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द रिस्क। अब जो रिस्क फैक्टर है वो यहाँ मौजूद है, रिस्क फैक्टर की वजह से मैं इस चीज़ को आपको फोरकास्ट नहीं कर सकता। So if the performance of the contract becomes or turned out to be impossible, the parties to the contract are discharged from the respective position under the contract. इसका मतलब अब आप पैसे का तकाजा नहीं कर सकते, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि वो बंदा एज आपके पास एज एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता, एज डोमेन एक्सपर्ट काम नहीं कर सकता जो कि ब्रोकर है, क्योंकि ब्रोकर को आप पैसे दे रहे थे उसकी एक्सपर्टीज के, मगर क्योंकि ब्रोकर को इस चीज़ों का आइडिया नहीं था, और आइडिया ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई ब्रोकर को कि उनका पैसा जो था, जो आपने लगाया हुआ था, स्टॉक में पैसा लगाया हुआ था, पैसा सारा डूब गया। और डूबने के बाद जो है अब आप ना ब्रोकर को पैसा दे रहे हैं, ना ब्रोकर जो है वो आपसे जो है वो तकाजा कर रहा है पैसा का। ठीक है, और नंबर 2 ये कि आपको लॉस हो गया ऑलरेडी, तो वो कुछ कह भी नहीं सकता। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डाइल्यूट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वो डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा इसकी सबसे और सी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो ये है, और ये एग्जाम्पल बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग उसको बताते हैं। सही है, और एग्जाम्पल जो है सही है, एग्जाम्पल मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है, एक शौहर जो है अपनी बीवी के कैरेक्टर पे शक करता है, एक आदमी जो है अपनी बीवी के कैरेक्टर पे शक करता है, और बीवी जो है अपने शौहर के कैरेक्टर पे शक करती है, वैसा वर्षा सही है आपके पास करती है, तो उनका जो निकाह है वो बगैर कुछ कहे डायरेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उनको दोबारा से निकाह करवाना पड़ता है। मतलब हमारे पास जो जितना भी टीवी चैनल्स के अंदर हम देख रहे होते हैं, ड्रामों के देख रहे होते हैं, तो वो बार बार जो है वो शक डालते हैं दिमाग के अंदर, शौहर के भी डालते हैं, ये भी डालते हैं। मैं तो ड्रामे देखता ही नहीं हूँ, जो मैंने सुना है वो मुझे यही पता है कि ऐसा कर रहे होते हैं। अच्छा इससे होता क्या है, ना मियाँ को पता होता है ना बीवी को पता होता है कि भाई उनका निकाह खत्म हो गया, सही है, और निकाह खत्म हो गया उनको पूरी जिंदगी पता नहीं लगता वो, और वो जाहिर सी बात है कि वो हराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये वाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस्लाम के अंदर जो कि आपको समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल सकती है, जिसमें से मैंने एक बताई है आपको।
चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ऐसा कुछ शिरकिया कलमात कहते हैं, यानी कि आप ऐसी बात कह दें, नहीं मैं ये कर लूँगा या ऐसा हो जाएगा या वो हो जाएगा। आप ऐसे शिर्क की बात कर सकते हैं जो कि सिर्फ़ खुदाई का दावा करने वाले कर सकते हैं। सही, जो खुदाई कर सकता है और बाकी कोई नहीं कर सकता, आप वो दावा करते हैं। तो उसके सिलसिले में भी आप जो है दायरा सामने खारिज जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर शामिल हैं। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वापस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद ही डायल्यूट हो जाता है, उसको कोई लिखत पढ़त की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनकी कंडीशन जो है वो बिकॉज ऑफ अनसीन अनसीन कंडीशन जो है वो चीजें अनसीन कंडीशन की वजह से वो क्या कहते हैं उसको, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं वो मीट नहीं कर पा रही होती बिकॉज ऑफ अनसीन कंडीशन, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपके पास कहलाती है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ ये आपके पास कहला रही है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल दूसरी थी। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एक शख्स है, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। वो रहता था, घर का पता था 100 उसमें रहता था। अच्छा, ऑर्डर के लिए जो डेट उन्होंने दी, उन्होंने कहा विद इन अ मंथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। विद इन अ मंथ जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तमाम चीजें करती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ एनी गुड रीजन। अब उसने क्या किया कि वो जो ऑर्डर प्लेस किया और प्लेस करने के बाद उसको वो शहर छोड़ना पड़ गया, उसको जगह छोड़नी पड़ गई। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, नो बडी नोज। वो तो बीमार था, घर वालों के पास चला गया, वालदैन के पास चला गया, क्या हुआ। तो अब वो जो आइटम होगा, वो जाहिर सी बात है कि उसको मैसेज करेंगे वो, भाई ये आइटम आपने मंगवाया था, अब ये आइटम जो है वहाँ पड़ा हुआ है, अब आप कहाँ हैं हमें पता नहीं। अब वो फोन भी नहीं मिल रहा उसका, ऐसे को पता नहीं है। तो वो तमाम के तमाम आइटम जो है वो कोरियर कंपनी जब्त कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो ना आप उसको क्लेम कर सकते हैं और ना जो है वो सर्विसेज को दिया सकते हैं। पेमेंट तो आपने करी हुई है ना, पेमेंट तो आपने करी हुई है, जब तो आइटम आपके पास आ रहा है वो। तो अब ये क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो जब्त कर लेती है। अगर आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, उनको फाइल करेंगे, तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट मिल जाए। सही, अगर वो नहीं आप फाइल कर रहे हैं तो ये समझ लें कि जो प्रोडक्ट हुई हो गई बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई सवाल ऐसा तो बता दें मुझे। Excuse me, sir. Sir, I have a question regarding the impossibility of a performance of a contract. So suppose when first the two parties agree to a contract and it is enforced, and initially the conditions in it can be performed, they are possible, but during the process, it suddenly, due to some circumstances, external circumstance, the contract can't be fulfilled, then is it automatically then null? Right. If they are not fulfilling each requirement, basically the contractor and then the supplier, they are not fulfilling the requirements, then the automatically contract will be dilute. Okay. या आपसे क्लॉज रखेंगे इसके अंदर, विदाउट द क्लॉज आप ये नहीं करेंगे, आप खामोश होकर नहीं बैठ जाएंगे। आप उसको जो है ना, भाई देखें, बहुत से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा होगा समझाने के लिए। आपके पास अगेन इस एग्जाम्पल जो है वो मदद की एग्जाम्पल है, सही नहीं लग रहा मुझे। लेट्स से एक शौहर है, तो शौहर क्या कर रहा होता है, तो शौहर क्या कहता है कि वो कहता है शौहर ये चला जाता है, वो मुल्क से बाहर चला जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अच्छा ना पैसा भेजता है वो, ना घर वालों को खरीद देता है वो, उससे कोई अता पता नहीं होता। फिर घर वाले जो है अप्रोच करते हैं उस कंपनी को, उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को, वो तो मिलता ही नहीं है उसे। सही है, तो उसका एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उसको हुक्म ये है कि 7 साल तक जो है वो औरत वेट करे, 7 years, 7 साल तक वो वेट करे कि हो सकता है वापस आ जाए। तो 7 साल वेट करने का हुक्म है। 7 साल वेट करने के बाद उसको इजाजत है कि जिससे चाहे वो निकाह कर ले, शादी कर ले, क्योंकि वो जो निकाह है वो ऑटोमेटिकली डायली हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसमें कोई जो है वो जान नहीं रहती। अभी बंदा अगर वापस आएगा, तो अगर औरत ने दूसरी शादी की भी है तो वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस पर, वो कह नहीं सकता उसको, वो कोई
कंप्लेन नहीं कर सकता, तो ऐसा कोई जैसे बोलते हैं कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता जिस पे जो है वो कोर्ट में लीव नहीं ले जा सकता बीवी को, क्योंकि उसने बीवी ने जो है वो तमाम कंडीशन मीट की, तमाम चीजों को फॉलो किया, हर चीज को उसने चलाया, कैसे 7 साल गुजारे उसने उसी को पता है। और जब तो कोई राह ना दिखाई दी गई तो उसने जाकर 7 साल गुजरे, जैसे गुजरे उसने वहाँ मौलाना साहब को बताया कि मैंने इसकी कोशिश की, ये वहाँ चीजें की हैं, बताया उन्होंने जाके। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऑटोमेटिकली जो है उनका डायल्यूट हो जाता है, निकाह खत्म हो जाता है। और जो मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी वो भी निकाह की एग्जाम्पल थी। उसके अंदर ये था कि अगर आप जो है बीवी को शक करते हैं, करेक्टर में शक करते हैं उसको, तो ये कहते हैं कि भाई ये जो है करेक्टर सही नहीं है या इसका अफेयर है या एक्सवाइजी, उल्टी सीधी बात आपके दिमाग में आती है, जो ड्रामों में देखते हैं वो क्या सोचते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है किसी को, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका निकाह जो है खत्म हो जाता है और आपको जो है दोबारा से निकाह का तजदीद करना पड़ता है और आपको तौबा करनी पड़ती है कि आप इस तरह से जो है अपनी बीवी के मुताबिक या बीवी जो है वो शौहर के मुताबिक, या बीवी सोच रही है कि नहीं मेरा शौहर जो है वो घूम रहा है फिर रहा है, ये गर्लफ्रेंड है, ये अफेयर्स है, ये है, वो सोच रही है उसके बारे में, कैरेक्टर के मुताबिक उसको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चल रही है इसके बारे में, तो बताने की जरूरत नहीं है उसको। निकाह खुद ब खुद ही जो है उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस निकाह से बाहर हो जाएगी। अब वो आराम से जा करके अपनी अबू के घर बैठे और फिर वहाँ से जाने के बाद जो है उनको रिक्वेस्ट करे शोहर को कि हम निकाह दोबारा से पढ़ाते हैं, निकाह दोबारा पढ़ाया जाएगा तो फिर वो हलाल होगी वरना नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आ रही है। यहाँ पे दो पार्टीज जो है इसके अंदर कोई ऑब्लिगेशन के बगैर जो है वो सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है लीगली कर, और आप कोई फाइल नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल अमेजोन की एग्जाम्पल दी इससे पहले। अमेजोन वालों ने क्या किया कि वो आपके प्रोडक्ट्स हैं हमने भेजा, मगर आप किसी इमरजेंसी की वजह से पाकिस्तान चले गए, कहीं चले गए, आपको कोई ईमेल एड्रेस, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सेल नंबर, कोई चीज़ अमेजोन के पास जो था, सेल नंबर था आपके पास, उनके पास आपने मिलाया, वो तो मिला नहीं, तमाम चीज़ें की, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे उसको पहुँचाने के लिए, मगर फॉर एनी गुड रीजन आप मिले नहीं थे, तो उन्हें मिले नहीं तो होता क्या है कि प्रोडक्ट को जब्त कर देते हैं, तो जब्त करने के बाद जो वेट करते हैं हो सकता है पहुँच जाए, तो वेट करने का भी टाइम होगा, उसके बाद जो है उसको वो क्या करते हैं ऑप्शन ऑप्शन कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्मेंस है, आप फिर कह नहीं सकते अमेजोन वालों को कि भाई आपने मेरा सामान बेचा कैसे, आप ये बताएं कि आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ये बहुत आसान सी बात है, मैंने को बता दिया। उसके बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ समटाइम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ सम लॉ। अच्छा, अब ये इसमें क्या है, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइल किया हुआ है कि आपने कहा है किराएदारों पे कि आप मेरी दुकान का किराया जो है वो हर महीने की 10 तारीख से पहले जमा करा दें। सही है, मगर कोविड आ गया, कोविड के अंदर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई बंदा जो है वो किसी शॉपकीपर से, किसी टेनेंट से किराए का तकाजा नहीं कर सकता, सही है, और उसको उसको निकाल भी नहीं सकता उसको, सही है। तो अब ये क्या है, ओवर रूल हो गया ना, अब वो पुराना वाला जो लॉ था उस पर ओवर रूल हो गया, ये तमाम चीज़ें ओवर राइट कर दिया उसने। तो अब जो नया वाला रूल है वो फॉलो होगा, उसका मतलब ये कि अगर आप किसी से तकाजा करेंगे और आप किसी को बोलेंगे कि आप मेरा किराया दें और वो ना दे, तो आप उसको कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो फिर आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या रीजन है, क्या है, किस तरीके से, तो कोर्ट इसको जो सेटल करेगी, वैसे सेटल नहीं होगा। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर ये है कि कोविड के अंदर आप किसी को जॉब से निकाल नहीं सकते, आप किसी को फायर नहीं कर सकते, किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये काउंसिल नहीं कर सकते, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर है, तो आप कोविड के अंदर है। तो अगर आपने जो पहले लॉ किया उसके अंदर ये था कि आपने कह दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे पास जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का, 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट है या महीने कॉन्ट्रैक्ट है, इन कंडीशन के अंदर क्या है कि अब आपने जो पुराना लॉ है, पुराना जो आपने एग्रीमेंट किया है उस पर नया लॉ जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वो आपको जो है टर्मिनेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जो है वो उनकी कोई सॉलिड रीजन कोई ना हो, ऐसा कोई रीजन ना हो, मगर आपको तनख्वाह देते रहेंगे उसको, आपकी तनख्वाह से फारिग नहीं करेंगे, सैलरी को स्टॉप नहीं करेंगे, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है। जरा कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। Any question?
चले आगे चल रहे हैं। अच्छा, बाय ब्रीज बाय लेस ऑफ टाइम बाय फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, तो अब हमें ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया आपने, सही है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ तोड़ दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये बाय ब्रीच जो है नॉर्मली वहां पर होता है, जैसे मूवी एक्ट्रेसेस हैं या मॉडल्स हैं, ये वहाँ सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा होता है। इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास जो एड एजेंसी होती है वो ये कहती है कि आपने हमारी प्रोडक्ट के लिए 2 साल का एमओयू साइन किया हुआ है, 2 साल तक किसी और कंपनी के साथ जो है एसोसिएट नहीं होंगे इन एनी केस। आपने ये कह दिया कि अब आपने क्या कहा है इसको, आपने ये कहा है कि 2 साल के 2 साल तक हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट रहेंगे और हम आपको इतने पैसे देंगे, आप कहीं और जा नहीं सकते। मीनवाइल आपका हुआ क्या, कोई शो हिट हो गया, आपको गाना हिट हो गया, आप टॉप 2 चार्ट में आ गए, सही है। ये पैसे हो सकता है, ये हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है हमारे पास, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के माने क्या है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के माने यही है कि आपके पास किसी वजह से, ज़्यादातर ये मॉडल्स कर रही होती है कि लेट से आपके पास उन्होंने कहा कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, सही। फॉर एग्जाम्पल जो है, आपको एक कंपनी थी, कंपनी ने आपको कहा कि हम आपको जो है 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए के अंदर जो है आप 2 साल तक किसी भी एजेंसी को ज्वाइन करेंगे और हमारा ही काम करेंगे आप, या हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करेंगे आप। जैसे शान काम कर रहा होता है एक्साइड के अंदर या फिर मोबिलिंक के अंदर, वो कहीं और फिर और काम नहीं करता वो, क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। और मीन वाइल होता क्या है कि आपको कोई और कंपनी आई नहीं, सही, लेट से आपके पास वो आ गई, जोंग आ गई, तो जोंग ने कहा कि भाई हम आपको जो है 2 करोड़ नहीं दे रहे हैं, हम आपको 50 करोड़ दे रहे हैं, सही, आप हमारे पास आ जाओ, सही। तो उसका मतलब क्या होता है कि अब जो है उन्होंने क्या करना होता है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होती है, उसके अंदर आपको शान को जो है देखना पड़ेगा कि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो ये पहले अपने लॉयर से पूछेगा, कंडीशन पूछेगा, वो कहेगा कि नहीं आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने पे जो है वो 2 करोड़ तो वापस देना ही पड़ेगा, आपका जो फेम है, तो आपका जो नाम है वो खराब होगा और मार्केट के अंदर। नंबर 3 ये कि आपके पास जो दूसरी कंपनीज हैं फ्यूचर के अंदर, वही देखेंगे कि ये बंदा पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, हम उसको रखेंगे नहीं आइंदा। और ये कि मगर प्लस पॉइंट है आपके पास ये कि आपको 50 करोड़ रुपये मिल रहा है, तो आप 50 करोड़ में से अगर आप 2 करोड़ रुपये दे रहे हैं, उनकी पेनल्टी जो है वो आप वो भी दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए इतना घाटे का सौदा नहीं है। तो पॉइंट जो है वो ये है, इस कंडीशन के अंदर वो क्या करते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सही है। तो फिर उसके बाद फिर उनके मसले मसले भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप इसके अगेंस्ट में जो है काफ़ी सीवियर चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी सीवियर एक्शन भी होता है। अगर आप नए हैं और ये काम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें। एक मिनट।
फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने आपको बता दिया है क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कई एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कोई एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि उसमें आपको आइडिया हो जाएगा और आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसमें है क्या, इसमें ये है कि आपके पास नाइकी फाइल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉसूट अगेंस्ट फॉर्मर डिजाइनर्स। तो जो डिजाइनर्स थे उस पे उन्होंने क्या किया कि उनको छोड़ दिया, नाइकी को छोड़ दिया, कहीं और चले गए वो। अब उन्होंने कहा कि आप जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो जो डिज़ाइन बना रहे हैं, वो डिज़ाइन जो है वो हमारे डिज़ाइन से मिलते जुलते हैं। इस पर उन्होंने जो केस फाइल किया। तो इसका मतलब ये है कि डिज़ाइनर फ्रॉम लेफ्ट मार्क पेडोसे डेनिस Indico's and Mark Minor shook up the footwear world with September 22 announcement that they were moving from Nike to Adidas and opening a design studio in Brooklyn, New York. So अब उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के बाद हुआ क्या है, जाहिर सी बात है ये डिज़ाइन बनाएंगे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से वो कंप्यूटर जो है उसको एज मिलेगा और यहाँ पे उनको लॉक मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनकी शोहरत खराब करने के लिए एक जो है वो शोहरत खराब करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके अगेंस्ट के अंदर चीजें डाल दी। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक हिस्सा है केस है जिसको अच्छा केस नहीं माना जाता कि अगर कोई बंदा जा रहा है आप कुछ, तो आप तो कुछ मुझे जाने दो, तो मसला ऐसा होना नहीं चाहिए मगर लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल के अंदर आपके पास एग्जांपल चलो मैं आपको जरा बताता हूँ। एक समान टीवी पे आती थी एकदम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन से नाम की, मुझे नाम नहीं आ रहा उसके पास। तो वो उसने क्या किया था, जब समर टीवी को छोड़ा था तो उस पे उन्होंने क्या कर दिया था, उस पे केस कर दिया था। उसकी जो थी खूब जाके जो है उसके पिक्चर्स वगैरह, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका। हाँ, एक है शाइस्ता लोधी, शाइस्ता लोधी। yes। मार्टिन करा, शाइस्ता लोधी ने क्या किया था जब जियो छोड़ा था उसने, तो जियो छोड़ने के बाद जब किसी और जगह मेरे ख्याल डॉन में गई थी, मेरे ख्याल कहीं किसी और चैनल में गई थी, तो फिर उन्होंने जियो वालों ने उसके खिलाफ खूब ज्यादा जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया था कि ये है इस तरह से बहुत सारे मसले किए थे। तो ये आपके पास जो है ये राइट बिलो द बेल्ट कहते हैं इसको।
तो ये बड़ी नेगेटिव चीजें करा रही होती है जो कि सही नहीं होती और फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इस पर लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है। आप इसको अगर आप तमाम चीजें प्रॉपर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके निकल रहे हैं और दूसरी पार्टी आपको छोड़ना ही नहीं चाह रही है, तो मगर राइट तो है ना आपका, आपको छोड़ने का तो राइट है। आप ये तो नहीं जिंदगी भर के लिए आपको एजुकेट करें, तो राइट है आपका छोड़ने का। तो ये तमाम चीजें यहाँ कह रही होती है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो नहीं आता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के माने तो एकदम छोड़ के भाग जाना, चले जाना। मगर अगर एक बंदा प्रॉपर छोड़ के जा रहा है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके जा रहा है, काम जो कर रहा है, तो वो तमाम चीजें जो है चल रही होती है इस तरह से। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको पास देता हूँ। उसके एग्जाम्पल जो है कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, तनख्वाहें 4-4 महीने में एक दफा दे देता था। तनख्वाह 4 महीने में वो एक दफा देते थे तनख्वाह, ताकि एम्प्लॉय को भागे नहीं। यानी कि 4 महीने की पेमेंट अगर वो एक महीने 4 महीने गुजरने के बाद वो एक महीने की पेमेंट देंगे, तो उसका मतलब ये बंदा कहाँ जाएगा बताया मुझे। ये तमाम चीज़ें जो है वो मजबूर करती हैं तो उसको जहाँ उसको शॉर्ट टर्म में जहाँ उसको जॉब अच्छी मिले वहाँ शिफ्ट कर जाए, वो मूव कर जाए, ताकि वो भागे ना। इस वजह से लोग कर रहे होते काम कर। तो मैंने आपको बता दिया ये काफ़ी, यानी कि लॉ के अंदर भी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं लोगों को, जो कि सही नहीं हो रहा है। सही और उस पर एक्शन भी बहुत हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल के दिनों के अंदर हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सैलरी रोक सकते हैं। अगर किसी जगह पे किसी ने किसी की सैलरी रोक दी है आपके पास, वो हाई कोर्ट में जाने के बाद एक अपील जो है प्ली प्ली जो है वो दाखिल कर देगा। प्ली मैं आपको बताता हूँ प्ली के माने क्या होता है। जी बेटा ऐसे ही है। मैं उस केस की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जब उसने फर्स्ट टाइम जो है वो छोड़ा था, और ये ब्लास्फेमी की बात ही नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ कि जब उसने फर्स्ट टाइम छोड़ा था केस, यानी छोड़ने के बाद वो जिस जगह गई थी और जाने के बाद जो है डेफिनेटली तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो था उसमें। मगर वो अगर सही से चली जाती, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके चली जाती, तो ये मसले वाली बात नहीं है इससे। अगर ये उसने नहीं किया ऐसा, तो ये आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, उस पर जो है काफी सारा केस बन सकता है, कोर्ट में केस बन सकता है। केस है तो प्ली अगर आपने दाखिल कर दी है आप हाई कोर्ट के अंदर, उसमें कहें कि आपकी जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट इस कंपनी ने काम किया है, तो हाई कोर्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम बना लेंगे इस चीज को। माइक्रोसॉफ्ट का केस था ये। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि हम सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका केस बना लेंगे, मगर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। तो जब वो उनके पास सिटीजन गवर्नमेंट के पास गए कि हमें केसेस दें, वो नहीं मिले। हाई कोर्ट के पास गए कि हमें केसेस दें, वो हमें नहीं मिले। अच्छा। हाँ बेटा सही कह रहे हो ना, आवाज नहीं आ रही होगी आपको। यू आर राइट। आप सही है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हाँ बेटा 4-4 पे थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा इसमें क्या हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या कहा, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि आपके पास ये जो केसेस हैं, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो हमें दें आप, और इनका रिकॉर्ड दें, कौन कहाँ पे रह रहा है, क्या कुछ है, सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। तो माइक्रोसॉफ्ट को इंफॉर्मेशन सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी, पुलिस ने नहीं दी, बाकी एजेंसी से नहीं दी, इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना और उसको यूज करना तो बेकार ही था ना वो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा कि उन्होंने कहा हमें पेनल्टी की देनी पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट को पता लगा कि टर्म तो लीगल है, टाइम करीब आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने में उन्होंने आइडिया लगा लिया कि ये काम हम कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है, या तो हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो उसके अंदर या और कोई एजेंसी इन्वॉल्व हो, ताकि हमें डेटा मिल जाए। इन शॉर्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पेनल्टी भरी, और 3 करोड़ की पेनल्टी जो थी वो तकरीबन 3 लाख रुपए पेनल्टी थी या 30 लाख रुपए पेनल्टी थी। तो 30 लाख रुपए पेनल्टी भरने के बाद उन्होंने अपने आप को इस केस से बाहर निकाल लिया।
बाहर निकालने से उन्हें फायदा ये हुआ, उनकी गुडविल जो है खराब नहीं हुई। और दूसरी बात है, कोई कोई ये नहीं कह सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने जो है अपने जो एग्रीमेंट है उसको उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया या उसको फुलफिल नहीं किया, कोई बंदा ये कह नहीं सकता। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने कानूनी तरीका अपनाया, और कानूनी तरीका अपनाने के बाद जो चीज़ें उनको हासिल हुई वो बिल्कुल सही थी। सही है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बचने का उन्होंने काम किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यही चीज़ जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए आपने ये चीज़ें की, तो इससे जो है वो मार्केटिंग में आपकी जो है मोनोपोली खराब नहीं होती, या मार्केट के अंदर आप सस्टेन करते हैं। मगर आप ऐसी चीज़ कोई ना करें ज़्यादा बेहतर है, लेस ऑफ टाइम और डिस्चार्ज फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस। आपने जो टाइम था वो आपने निकाल दिया सारा, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जितना टाइम था आपने जब ज़ाया कर दिया, उसके अंदर आपने कोई काम करके नहीं दिया, ये लैप्स ऑफ टाइम चलाता है। सही, तो वो जो आप जिस वक्त परफॉर्म करना था आपको, फॉर एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि आपको, आपके पास ड्यूटी थी, आप अगर जुलाई और अगस्त से बारिश होती है, सही है, अब आपके पास ड्यूटी लगाई केएमसी की, केएमसी ने टेंडर दिया एक कंपनी को, उसने कहा कि भाई हम आपको इतने 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और 20 करोड़ के अंदर आपने क्या करना है कि जितने भी नाले हैं उसको सफाई करना है, जितना भी ड्रेनेज है उसको साफ साफ करना है, ताकि पानी जो है भरे ना, शहर के अंदर पानी हो रहा है। उन्होंने क्या किया, मेन मेन कूड़ा उठाया, उठाने के बाद वो नाले वाले साफ किए नहीं सही से, और उनका फ्लो का उनको आइडिया था नहीं, तमाम चीज़ें। तो हुआ क्या कि एट द एंड ऑफ द डे जब बारिश हुई उसके अंदर, तो सारे नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो गए, ओवरफ्लो हो गए तो शहर में पानी फैल गया। तो जब भी कोई बंदा इसमें केस जो है वो, जैसा सो मोटो ले, सो मोटो जो है सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, तो ये सो मोटो ले सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ को पूछे कि भाई जब आपको पैसे दिए थे तो आपने किया क्या उसका, आपने मुझे तो बताएं। तो आपकी जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप बताएं कि हर दिन आपने क्या काम किया। पता लगा हर दिन कोई काम किया ही नहीं था। जब जुलाई आने लगा, जून के आखिर के अंदर, वो नालों की मीन मट्टी थी वो हटाई, कचरा जो है वो हटाया, चल भाई खुदा हाफिज। तो वो काम उन्होंने किया ही नहीं। जो मेन नाले थे वो उन्होंने जैसे साफ करने चाहिए थे उन्होंने साफ किए नहीं, मशीन उन्होंने बाय की नहीं। तो जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट थी कि हर दिन उन्हें क्या काम किया, उनको मौजूद थी ही नहीं। तो उनके पास ये चीज़ें मौजूद होंगी ही नहीं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ, फिर ये जो होगा, जब ये आप और उसकी वजह से जितने लोगों को नुकसान हुआ होगा, तो इसमें जो है जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम कहते हैं क्रिमिनल डिले। सही है, तो आपने क्रिमिनल डिले जो है आपने यहाँ पे किया है, और जिसकी वजह से जो है आप लोग पूरे शहर को जो है एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है, जो पूरा शहर जो फ्रस्ट्रेट हुआ है बिकॉज ऑफ यू, तो इस पे जो है चार्ज लग सकता है इसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है कि उस कंपनी को बैन कर दिया जाए, ये हो सकता था। और चीज़ें लैप्स ऑफ टाइम के माने काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो जो दिन आप जिस दिन जो जो काम करें आप ज़रूर उसको लिखें, मैंने किस दिन क्या काम किया है, बहुत जरूरी है। अच्छा, frustration of a contract mean a premature termination on account of the happening of event which was not in contemplation of the parties when they entered into the contract. Frustration operate to bring the contract to an end regarding both parties. तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बहुत कॉमन है। सही, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपने एक मीडिया कंपनी को, क्या भाई हमारी जो है वो इवेंट है, शादी का इवेंट है या बर्थडे का इवेंट है या माइयों का इवेंट है, ये हमारे पास जो है वो बैचलर पार्टी है, आपने इवेंट दिया है। अच्छा, इस इवेंट के अंदर जो है फिर डेफिनेटली जो है आप उससे टाइम लेंगे कि आप बताइए आपका इवेंट शुरू कब हो रहा है। आप ऐसा करें, हमें कार्ड दे दें। तो ये कार्ड का मतलब ये होता है कि वो इवेंट कब शुरू होगा, इसमें टाइम लिखा होता है। जैसे शादी का कार्ड है, बर्थडे का कार्ड है, बैचलर पार्टी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, सारे के सारे कार्ड वहाँ पे दिखती है स्टेशन। तो उसके बाद अब जब उनको पता होता है कि हाँ इस टाइम इवेंट शुरू होगा, तो उससे वो 2 घंटे या 3 घंटे पहले जो है वो आपके पास जगह पे आ जाते हैं, और जाने के बाद चीज़ें देखते हैं, सेटिंग देखते हैं, लाइटिंग में देखते हैं, तमाम चीज़ों को देखने के बाद और वो तमाम चीज़ें वो कर रहे होते हैं। लेट से मीडिया वाले आ गए, लेट से मीडिया वाले आ गए, मगर सर्विस देने वाले नहीं आए। सही, सर्विस जो कि मैं जो कि डेकोरेट कर रहे थे, जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इवेंट प्लानर जो थे वो नहीं आए। तो इवेंट प्लानर जब नहीं आए उसके अंदर, तो अब आप बताइए कि वो फोटोग्राफ कैसे लें, वो शूट कैसे कराएं या किस तरह से करें।
अगर वो फोटोग्राफर सुबह से आए हैं हमारे पास, तो वो जो खाना बन रहा है उसके फोटोग्राफ्स हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, फिर दूल्हा जो सो पे उठा है उसकी फोटोग्राफ, उस तरह से हर एक पूरा एक स्टोरी बना रहे होते हैं वो। तो स्टोरी बनाने के बाद जो है फिर वो उसको बाकायदा दिखा भी रहे होते हैं कि हमने ऐसे ऐसे काम किया हुआ है। तो जब आपके पास मीडिया प्लानर है ही नहीं वहाँ पे, या इवेंट प्लानर है ही नहीं, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या घर में लेटे हुए आदमी का फोटो लेंगे, आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। तो ये तमाम चीज़ें होंगी नहीं, तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन जो है क्रिएट होती है। तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है तो इसके लिए बता दिया जाता है कि भाई ये आपका टाइम ये है आने का, आपको इस टाइम पे रिस्पॉन्ड करना है, रिपोर्ट करना। अगर आप नहीं आते तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है डेल्यूट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है बताना। तो ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। या अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आगे बता दिया कि कल हमारा बॉस जो है डेमोस्ट्रेट करेगा मल्टीनेशनल को, तो हमारा जो लोगो है वो आपने फाइनलाइज करना है और वेबसाइट के ऊपर डालना है, और आपके पास उसके लेटर हेड बनने हैं। तो आपने क्या किया, 3 चीज़ें हमें लिखनी। अब आपने उस डिसीजन के अंदर सबसे पहले ये बहुत सारे उन्होंने आपने बनाए लोगोज बनाए। लोगोज बनाने के बाद उस कंपनी वालों को ऑनलाइन लिया, आपने कहा कि आपको लोगो कौन सा पसंद है, आप जरा देख लीजिए। तो वो तमाम लोगोज जो है वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे मल्टीमीडिया में डिस्प्ले हो रहे हैं। उस पर पूरी कैबिनेट ने 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर फाइनल कर दिया कि हमें ये लोगो पसंद है। आपने कहा हमें ईमेल कर दें इन लोगों के साथ, तो लोगों का नंबर, लोगों का लोगो जो बनाया है उसका नंबर, तमाम चीज़ें उन्होंने आपको ईमेल कर दी। और करने के बाद फिर आपने क्या किया, वो तमाम चीज़ें एग्जीक्यूट किया, यानी कि आपने ऑर्डर दिया बनने के लिए, कि उसका जो लेटर हेड थे बनने के लिए, जो वेबसाइट के अंदर आप चीज़ें डाल दी। तो उससे जो है ना फ्रस्ट्रेशन आपको हुई, ना फ्रस्ट्रेशन किसी को हुई, काम जो है सुकून से के साथ हो गया। हाँ, अगर ऐसा आपने नहीं किया कि हम 11 आवर कर लेंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगी ही होगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमाम चीज़ें जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आ रही होती हैं, और इस पे बहुत सख्त चार्जेस में लग सकते हैं इसमें। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया आपके पास ये है क्या? इस पे जो पेनल्टीज होती हैं, कई कई करोड़ की पेनल्टी भी होती है, ऐसा समझे आप। जी, कुछ Excuse me, पूछना sir. है? जी पूछे। सर फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सर बेसिकली इसे इसे ये कहते हैं ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ऐसा कुछ इवेंट हो जाता है जिसके वजह से अब जो है वो हो नहीं सकता, मतलब कंडीशंस फुलफिल, तो मतलब तो, मत, तो मतलब अब तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के लिए मतलब खत्म हुआ। डायल्यूट हो जाता है भाई। एग्जाम्पल आपने जो है, आपकी पूरब की जो है शादी है मिसाल के तौर पे, और पूरब की जो शादी है इन्होंने जो है 1000 लोगों को बुलाया है। तो ये शादी जो है इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई सब लोग जो है वहाँ 5 बजे घर पे आ जाए। अच्छा, लोग 5 बजे जो है वो घर पे आए, या कुछ लोग जो है निकले ऑफिस से 5 बजे आने के लिए, मगर हुआ क्या, 4:30 बजे बहुत तेज बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश हो गई, गाड़ियाँ जो हैं वो बोट्स बन गई, तैरने लगी गाड़ियाँ। जो तैरने लगी गाड़ियाँ, तो अब आप ये बताइए कि आप जो है डिसीजन क्या लेंगे, पूरा भी ये डिसीजन लेंगे कि हमें इसको पोस्टपोन करना है, इस इवेंट को, या कंटिन्यू करना है। सही है, मगर पूरा वो किसी ने कहा कि भाई कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि आप उनको 2 घंटे पहले बताएं। अब वो बंदा जो है 7 बजे खाना बनाना शुरू करता है, तो 9 बजे आपको डिलीवर कर देता है। तो आपने प्रॉम्प्टली जो है वो 5 बजे रिप्लाई कर दी कि देखें हमारे पास इतने गेस्ट हैं, अब राइट नाउ वी हैव दिस नंबर ऑफ गेस्ट, और बाकी जो है हम उसका जो है कैंसिल कर रहे हैं, तो अभी चिकन वगैरह मत लें, या अभी सब्जी वगैरह मत लें, ये पूरा में सब कैंसिल कर दिया। तो ये प्रॉम्प्टली अगर आपने रिप्लाई दिया है इसके अंदर, तो ये सही है इसके अंदर। तो अगर आप ऐसा रिप्लाई नहीं करते, तो वो बंदा क्या करेगा, वो जो हजार हजार लोग हैं उसके हिसाब से खाना बना के आपके घर पे रख जाएगा वो। सही है, वहाँ वो डिलीवर कर देगा, आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपकी बात की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बात समझ में आएगी आपके पास। आप अगर इंस्ट्रक्शन दे देते उसको, जो जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर इंस्ट्रक्शन दे देते तो कभी मसला ऐसा नहीं होता, अगर आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। फ्रस्ट्रेशन से आप भी बचे, फ्रस्ट्रेशन से वो भी बचा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, ये मैंने आपको पूरा बता दिया बहुत ढंग से कि रेमेडीज हैं क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज क्या है? ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कोर्स मैं आपको एज अ कोर्स के तौर पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, एज अ लॉ स्टूडेंट के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोर्स। तो आपको एग्जाम्पल जो है बड़ी रियल एग्जाम्पल लग रही होंगी, रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, और रियल टाइम एग्जाम्पल से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। उसकी वजह से वो फिर यही है
कि आप अपने लफ्जों के अंदर भी लिख सकते हैं, और आपके लिए फ्यूचर के अंदर जो बेनिफिशियल है कि अब किसी आप लॉयर के अंडर में काम करेंगे तो आपको इस तरह के केसेस ही वो बता रहा होगा आपको, जो आपको लॉयर होगा या एडवोकेट होगा, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही केसेस बता रहा होगा, वो बता रहा होगा रेमेडीज बता रहा होगा कि आपने करना क्या है। सही है, मगर वो आपको दफाएं नहीं बता रहा होगा कि ये दफा लगा दो, वो दफा लगा दो, वो नहीं बता रहा होगा। वो कह रहा होगा कि सोल्यूशन आपने निकालना कैसे। अगर सोल्यूशन जो है बातचीत से निकल जाता है सही है, नहीं बातचीत से निकलता दफाएं लगा दें, आपको मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चीजें सारी मैटर कर रही है। एक मिनट में पोजिशन। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने तो बता दिया कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्रीच इन द फॉलोइंग वेज। किस किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच आप कर सकते हैं। तो डिग्री का मैंने आपको बताया कि आपके पास डिग्री कहाँ अक्वायर्ड हो सकती है, क्या कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो है देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत कई ऑप्शंस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और लेट नाइट तक हो रहा है, तो आप डिग्री ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपने एक जो पार्टी रख ली है पूरे हफ्ते भर के लिए, और पूरे हफ्ते जो है इसके अंदर गाना बजाना हो रहा है, सुबह के फजर तक रात सुबह शाम हो रहा है वो, तो आप मोहल्ले वाले सो नहीं पा रहे हैं, तो वो डिग्री ला सकते हैं, कोर्ट से जो अपील कर सकते हैं और कोर्ट उस पर फैसला करवा सकती है। या फिर आपने कोई ऐसी जगह बंद की हुई है उसकी वजह से काफी लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनको घूमने जाना पड़ रहा है, आपके लिए मसला हो रहा है, तो ये आप डिग्री ला सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये आप कंप्लेन कोर्ट में होगी, कोर्ट है डीसी ऑफिस में कंप्लेन होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है वो डीसी ऑफिस है, इसमें हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में नहीं आप अपील फाइल कर सकते। वो आप जाएंगे डीसी ऑफिस के अंदर, डीसी ऑफिस जो है उस पर एक्शन लेगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। या आपने क्या किया, किसी घर के आगे आपने घड़ा खोद दिया बड़ा सा, सही है, आप कह रहे हैं कि मैंने लाइन पानी चेक करवाना है, तो वो घड़ा खुदा हुआ है तो खुदा हुआ ही है, तो आप उस पर जो है उनको वर्बली एक ग्रीवेंस नोटिस दे दें, बता दें कि ये मसला है इसके अंदर, उसके बाद स्टेप के अंदर जो है आप जो है उसको प्रॉपर उनको डीसी ऑफिस के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऐसा कुत्ते पाले हैं, कुत्ते पाले में तो वो कह रहा है कि दूसरा बंदा जो है जो रह रहे हैं करीब में वो हार्ट पेशेंट है, और वो कुत्ता जो है उसको रात में जो है भौंकने किया जाता है, वो भौंक रहा है रात में, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती है, वो हार्ट पेशेंट उनकी बाई उनकी जिसको बोलते हैं हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है इसके अंदर। देयर लॉट लॉट ऑफ ऑप्शन ऐसी चीज़ों में रखी हुई है, तो उस पर जो है आप आर्टिकल 56 लगता है, नुक्से अमल लगता है, इसके नुक्से अमल के अंदर आप आराम से डीडीसी ऑफिस जाएं, वहाँ पे केस फाइल करें, उनकी एप्लीकेशन प्ली दे दें उनको, तो वो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो बहुत जबरदस्त। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपके ये जो है कोर्ट जो एक्शन लेगी ना डीसी ऑफिस वाले, वो ऐसा एक्शन होगा कि बस आप करके साफ कर देंगे,
उसके बाद क्या होता है, या फिर डीएचए में काफी लोग कर रहे होते हैं कि ये मसला ठेले आगे बढ़ जाते हैं, फकीर रह जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। फोटो खींचने के बाद वो डीडीसी ऑफिस में भेज देते हैं, भाई ये हमने फोटो खींचे, ये लोग थे, ये टाइम था, इसके अंदर ये मौजूद थे, और ये कि ये रास्ता उन्होंने बंद किया और लोगों को फॉर किया उन्होंने। तो उन्होंने तमाम चीज़ें लिखा के डीसी ऑफिस में जमा के बाद जो नेक्स्ट फेज के अंदर जो अगले दिन अगली दफा ये जुम्मे को जो है इस तरह की हरकतें करेंगे, तो इसमें होगा क्या, ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है, इसके और गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, इस जगह पे जो है आप एंटर नहीं हो सकते, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो प्राइवेट स्कीम है नहीं, तो इसके अंदर तो आप ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि फौरन के फौरन, या फिर आपने ऐसा कि मोहल्ले में क्लब खोल लिया, उस क्लब के अंदर आप डांस सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो जो अनएथिकल है वो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उस पर जो है डिग्री फौरन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें होती है जिसपे जो है जो भी जान को खतरा है, ऐसी चीज़ें फायरिंग कर दी, ऐसे ऐसे काम किए जो जिससे बोलते हैं ना, जो अनएथिकल में आते हैं। एक बंदा है, उसका दिमाग खराब है, वो रात में किसी वक्त उठ के 2 फायर कर देता है। अब उससे जो बाकी लोग हैं पूरे वक्त आँख जाके देख रहे हैं उठ के क्या मसला क्या कुछ है। ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर आपको कंडीशन उसमें आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप डीसी ऑफिस के अंदर जो है वो उसी से मिल जाती है। ठीक है? Before for the complete damage that renders the shop for the loss actually inflicted and not valuable। अच्छा, इसके अंदर जो है आपके पास यही कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बीवी को मार रहा है, सही है, ये तमाम चीज़ें आवाज़ें आ रही घर में ऐसी, जिससे बोलते हैं नॉर्मल वॉइसेस आ रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है जिससे किसी को जो है वो पनिशमेंट दी जा रही है, वो आपके पास आ रही है। तो ये आप थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं इसमें, या आप डीसी ऑफिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, दो जगह पे आप भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो इससे टैक्स मिलेगी आपको। जहाँ पे बकरी पाली हुई, गाय पाली हुई, तुम्बा वाला हुआ है, जानवर चीख रहा है वो, सही है, तो इस पे जो आप फाइल कर सकते हैं तमाम चीज़ें, मगर डीसी ऑफिस में फाइल होगा। डीसी ऑफिस की एक कोर्ट होती है, कोर्ट ही है, कोर्ट का दूसरा नाम है ये, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है ये। The breach of contract and remedies, type of damages, nominal damages, exemplary damages, general damages, and special damages. इनको damages के माने under the line of damages not punishable but compensation, nominal damages. These generally consist of a very small sum of money. These are known as vindictive damages. These are for compensation for the loss resulting from the breach of contract. Plus, special damages, these are damages which are awarded by court on the ground that they were in the contemplation of both parties to contract at the time they entered into it. स्पेशल डैमेजेस के माने तो यही है। स्पेशल डैमेजेस के माने ये कि आपने एक बंदे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जैसे कि अभी ब्रॉडशीट का मामला है। ब्रॉडशीट के अंदर क्या है कि एक साहब है, उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने साइन करवाया। तो दोनों ने क्या किया, साइन किया कि उस बंदे ने जो जो साहब थे उन्होंने कहा कि हम आपको लंदन से जो है जितना भी इलीगल पाकिस्तानी मनी है यहाँ पड़ा हुआ है, ये बैंकों से निकाल कर मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको बैंकों से निकाल के इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको कि ये इन लोगों का पैसा है। बैंक्स के अंदर जो है ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लीक नहीं कर सकते। जब लीक करते हैं तो आपकी जॉब खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब उन्होंने ये काम करके स्टेट बैंक को दिया, उन्होंने चार्जेस बताया कि मैं आपको कैसे करूँगा कि 10 मिलियन पाउंड्स में चार्जेस लूँगा मैं। सही, तो 10 मिलियन पाउंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आपको दे देंगे 10 मिलियन पाउंड। अब हुआ क्या कि वो पैसा जो है जो पर्सन ए को मिल रहा था जिसने बैंक वाले ने काम किया, अच्छा वो बैंक वाला जो है वो एम्प्लॉय था एक और बंदे का, जो कंपनी का ओनर था, जो ब्रॉडशीट थी कंपनी का, ब्रॉडशीट कंपनी का मालिक जो था वो डी था वो। तो ए ने काम किया बी के कहने पर पाकिस्तान के लिए। अब जो बी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट करेगी, बी को पेमेंट करेगी, वो ए को पेमेंट नहीं करेगी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट किया भी, बी को पेमेंट किया, ए जो था वो बैंकर था जिसने जो है वो चीजें निकाल के दी। अब हुआ क्या कि ए जो है ए वो पैसा लेके भाग गया वो, सही है। अब बी कह रहा है भाई मेरा पैसा कहाँ है, तो अब वो कोर्ट के अंदर जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये प्रूफ दे देती है
कि हमने ए को पैसा दिया है और उस पैसे के अंदर इन सब का पैसा मौजूद है, उनकी बचत है। अगर ये जवाब ही नहीं देते, सही है, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस करते हैं, जवाब ही नहीं करते, बताते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है गवर्नर पाकिस्तान वाले, ये पैसा देना है नहीं देना है, क्या करना है, पेमेंट रिकॉर्ड है वो नहीं दे रहे आपके पास, जो उसकी टेल है वो नहीं बता रहे आपके पास। तो ये तमाम चीज़ें जो है अगर आप नहीं करते तो ये इनके खिलाफ केस बन जाता है। तो हुआ भी यही, इन्होंने जो है थोड़ा पैसा दिया इनको, बैंक वाले को चुप करवा दिया, फिर थोड़ा पैसा दिया चुप करवा दिया, तो उनको असल पैसा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था वो तो नहीं दिया, वो पर्सन ए को दे दिया इन्होंने। अब इनको करना क्या है कि ये अगर पर्सन ए को जो उन्होंने पैसा दिया है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो डॉक्यूमेंट जो है वो छुपाई भी नहीं है आपने, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आप वो उठाकर दे देते हैं उनकी ब्रिटिश अटॉर्नी को या ब्रिटिश कोर्ट को आप दे देते हैं कि भाई ये जो है हमने पैसा दिया है, इस बंदे को दिया है और ये तो प्रूफ है, तो इनकी बचत है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो उनको वो पेमेंट जो कर चुके हैं वो दोबारा करनी पड़ेगी और बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी और पेनल्टी लगा देनी पड़ेगी और कोर्ट के चार्जेस लगा देने पड़ेंगे और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाएंगे। ये तमाम चीजें जो है काउंट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं आई ये बात? समझ में आई ये बात या नहीं आई समझ में? अरे बता दो कि मुझे एक और समझ लेनी है। बात समझ में आई है? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अच्छा, अब अच्छा इसके बाद contemptuous माने you when you dismiss someone or address disrespectful way, ये तमाम चीजें आ गई इसके अंदर जो लिखी गई है ना नीचे चीजें टेक्निकल टर्म की वही टर्म्स है, तो ये चीजें आप कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज जो मौजूद है वो ये है कि आपके पास क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का नाम है राजा रेंटल, राजा रेंटल कहते हैं उसको, उसका फुल नेम मुझे याद नहीं आ रहा, राजा परवेज है मेरे साथ, पता नहीं क्या नाम है। सही है, तो क्या नाम है, मुझे नाम पूरा याद नहीं। उसको फेमस जो है पिंडी में तो उसको ये कहते हैं राजा रेंटल ही कहते हैं। उस बंदे ने क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया टर्किश कंपनी के साथ। टर्किश कंपनी ने क्या किया, एक को कहा उन्होंने कि हमें जो है इमरजेंसी बेसिस पे बिजली चाहिए, तो टर्किश कंपनी ने कहा हम आपको दे देंगे बिजली, और टर्किश कंपनी ने अपना जहाज जो है वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए भेजा। राजा परवेज अशरफ, हाँ बिल्कुल सही, राजा परवेज अशरफ ये इस केस की वजह से जो बड़ा परेशान हो रहा है। तो इसने क्या किया कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और टर्किश गवर्नमेंट के साथ, टर्किश कंपनी के साथ, उन्होंने कहा आप हमें जहाज दें, उसके अंदर बिजली की सप्लाई वगैरह तमाम करेंगी जो है ना, यहाँ पे जहाँ पर आपके पास बिस्टेक है, बिस्टेक के बराबर से बड़ा वाला जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक का जो पावर हाउस है, और उसके अंदर वहाँ जहाज खड़ा हुआ था ये, तो ये जहाज है टर्किश। तो इनको ये कहा कि हम आपको $50,000 पर डे आपको हम देंगे, सही, आप भले बिजली पैदा करें या ना करें, और उसके बाद फ्यूल हम आपको अलग देंगे और जो जहाज का किराया है हम आपको अलग देंगे। तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया बेवकूफ़ों वाला, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट साइन बच्चा भी नहीं करता। यानी कि आपको पर डे जो रेंट जो आपको मिल रहा है $50,000 मिल रहा है, वही कहने का बात, आप बिजली पैदा करें या ना करें तो हम आपसे नहीं पूछेंगे। अच्छा, जो जहाज को चलाने के लिए, जो बिजली को बनाने के लिए फ्यूल चाहिए वो भी हम आपको देंगे, ये होगी सेकंड बात। उसकी बात ये कि जहाज का किराया जो है, जो जहाज का किराया है वो अलग है, वो हम आपको अलग देंगे। अब इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, और जब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और उसके अगेंस्ट में उस जो जहाज था उसके 4 यूनिट में से 1 यूनिट जो था बिजली बनाता था, 1 यूनिट बिजली बनाता था, तो वो उस ग्रिड में शामिल करता था, बहुत बड़ी बिजली होती थी, कुछ टाइम के लिए होती थी। अच्छा, बाकी 3 यूनिट रहते थे बंद, बंद रहते थे। तो कहने का मकसद यही है, फिर जो इंक्वायरी हुई तो पता लगा इन्होंने किकबैक्स ली हुई है, किकबैक्स ली हुई है, तो वो फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया गया, उस जहाज को वापस किया गया। अच्छा, वापस करने के बाद जो है जिनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था कि हम इतना पैसा देते रहेंगे, तमाम चीज़ें होती रहेंगी, तो उसमें एक प्रॉपर लीगल टीम बैठी है, उसके बाद उसको डिसॉल्व किया उस कॉन्ट्रैक्ट को,
तो ये तमाम बहुत सीरियस मसले थे जो ये राजा रेंटल के दौर में हुए, बहुत ज़्यादा सीरियस मसले थे। इस तरह से पीआईए के मसले थे। पीआईए के अंदर जो सीईओ अब उन्होंने अपॉइंट किया था, तो उस सीईओ को उन्होंने 50 लाख पाकिस्तानी रुपए में अपॉइंट किया। वही 50 लाख पाकिस्तानी रुपए में आज से 5-6 साल पुरानी बात है। सही है। और उसको अपॉइंट किया, उसको एडवांस में 5 साल की सैलरी दी। एडवांस 5 साल की सैलरी का मतलब ये, अगर आप निकालेंगे, आप 5 साल तक वो सैलरी देते रहेंगे, भले आप उसको निकालें रखें कुछ भी करें। उसके अंदर क्लॉज लगा दी उन्होंने जब उन्होंने साइन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदे को अगर फायर भी करते हैं तो 5 साल तक तनख्वाह देते रहेंगे उसे, और 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। उन्हें एग्रीमेंट उन्होंने ये साइन किया। इस तरह के जब स्टूपिड एग्रीमेंट जब साइन किए जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद आपको बहुत सारी कानूनी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ये काउंट हो रहे होते हैं। और इसके पीछे बेसिकली जो रूल होता है, करप्शन होती है। करप्शन इज द ओनली वे। ये और कोई रास्ता होता ही नहीं है इसी वजह से, या पैसे खिला के किसी को रख रहे होता है। तो डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस है, वो थोड़ा आप पेनल्टी लगा देते हैं। आप तो एक्सेलरी के माने बहुत खतरनाक डैमेजेस है हमारे पास, जनरल डैमेजेस के माने ऐसे डैमेजेस हैं जिसमें कंपनसेशन दी जा रही होती है। जैसे कि कंपनसेशन के माने ये होते हैं कि आपने कोई नुकसान कर दिया, सही है, आपने कुछ तोड़ दी, एक्सीडेंट कर दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, तो कंपनसेशन के तौर पे जो पैसा दे रहे होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास जनरल डैमेजेस के अंदर आ रहा होता है। स्पेशल डैमेजेस आपके पास वो यही है कि कोर्ट जो है जो फैसला करती है डैमेजेस का। स्पेशल डैमेजेस ये बहुत खतरनाक होता है। ये तो कोशिश करें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर दें, ले दे के बात को निपटाएं। कोर्ट में जाएंगे बात तो ये बड़ा मसला सीरियस बन जाता है। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ जाता है, और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आने के बाद जो है मसला, कोशिश करेंगे ना आ जाए, कोशिश करेंगे जो है ना, पूरी कोशिश करेंगे कोर्ट में ना आ जाए, आउट ऑफ द कोर्ट ही बात को निपटा दें। देखिए ताकि वो चीज़ें खराब ना हो। But captives damages they are award where the court determined that is wrong in such thing nature that no reasonable minded person would think of come before a court institution a wrongful act on the particular defendant or liquidated it is the amount fixed beforehand by the party for the just protection of the injured party and recovery in full. तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो यही है हमारे पास जो पीआईए के केस के अंदर हुआ था। तो पीआईए के केस के अंदर क्या किया था इन्होंने कि इन्होंने जो मरीर के अंदर जो जहाज गिरा था, तो आपके पास जितने भी जो बेचारे क्या कहते हैं जिनके लोग शहीद हुए थे, जिनकी डेथ हुई थी, उन लोगों से इन्होंने 1 करोड़ रुपए उनको जो है वो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे एज ए कंपनसेशन। 1 करोड़ रुपए हमको कंपनसेशन देंगे, मगर आपने ये डॉक्यूमेंट जो है साइन करना है। और डॉक्यूमेंट जब वो साइन करके दे देंगे तो ये उनको जो है एफए से जो पैसा मिलेगा वो तकरीबन 1 अरब रुपए पर पर्सन मिलेगा। 1 अरब रुपया एक बंदे का मिलेगा। और उस बंदे को जो फैमिली है उसको जो कंपनसेशन ये दे रहे हैं वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया दे रहा है। अच्छा, लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आप जो है वो जो पूरा पैसा है उस पैसे से पहले जो आपको पैसा देना है उसको ले लेते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। वो तो आपने देना ही देना है। सही, इंश्योरेंस का पैसा जो आपको देना ही देना है वो आपके पास तकरीबन जो है जितना ही पैसा बन रहा है, 1 करोड़ बन रहा है, 2 करोड़ बन रहा है, जितना ही बन रहा है वो आप जो है कोर्ट में जाने से पहले आपने अदायगी की कि नहीं की। तो कोर्ट में जाने से पहले आपने अदायगी वो कर देनी है, जो पीआईए ने कभी दी नहीं। पीआईए ने वो पैसा जो है वो मरीज के जो लोग मरे थे, जहाज गिर गया था वो मरे थे, वो तो पहले उनके हाथ पे रखे पैसा, उसके बाद कोर्ट में जाए। तो वो जो पैसा आपने दिया ही नहीं, और उसी पैसे के अंदर जो है वो जो बाहर से इंश्योर्ड कंपनी जो पैसा दे रही है, जिनका जहाज गिरा है और जहाज गिरने की इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा दे रही है तो वो एक पर पर्सन 1 अरब रुपए दे रही है। तो अब ये पीआईए वाले पैसा खाने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो 1 अरब रुपए के अंदर एक बंदे को 1 अरब रुपए, सही है, अब अंदाजा लगाए 1% 1 बिलियन रुपीज, और उसमें से 1 करोड़ रुपए दे के कह रहे हैं कि नहीं आपको पैसा मिल गया सारा। तो पॉइंट ये है कि ये बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, इसको हम कहते हैं डिक्रेडिटेड डैमेजेस इसको कहते हैं।
लिक्विडेटेड डैमेजेस तो कह रहे होते हैं। इसमें कोर्ट में जाने से पहले आपने जो है वो कम से कम इंश्योरेंस का पैसा जो है एटलीस्ट वो आप जो है एज ए कंपनसेशन दूसरी पार्टी को दे देते हैं। सही, अगर आप नहीं देते तो आपको वो पैसा तो देना ही देना है। उस पर जो जितना डिले होगा वो कोर्ट जब लगाएगी ना सूद, उस पर सूद लगाएगी और वो तमाम चीजें लगाएगा, तो पैसा जो है एक एक बंदे का जो है वो एक एक 1.5 अरब रुपए बन जाएगा। 1.5 अरब तो बन ही जाएगा, 1.25 अरब 1.5 अरब तो बन ही जाएगा पैसा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिस वजह से बंदा फंस जाए। दैट इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Sir, can you please repeat the last term you said? देखें, आपके पास जो मरीन का जहाज गिरा था इसके अंदर पैसेंजर थे जो कि तकरीबन 2 बचे थे और बाकी सारे लोग मारे गए थे, ऐसे ही है? ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा। जी सर। अच्छा, अब ये जब 2 बचे थे बाकी सबकी डेथ हो गई थी, अब इनके इंश्योरेंस होती है, जब जहाज उड़ता है इनकी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस एक लोकल इंश्योरेंस होती है और एक जहाज की जरूर इंश्योरेंस होती है। एक लोकल इंश्योरेंस होती है जो कि पीआईए वाले करवाते हैं, ठीक है, और एक जहाज की इंश्योरेंस होती है। तो यानी जहाज गिर जाए तो जो एयर बोइंग है उसने पैसा जमा करवा रहा होता है, वो उसके अंदर जितने पैसेंजर्स होते हैं उनकी डेथ की सूरत के अंदर वो पैसा अदा करता है एज पर रूल। एज पर रूल जो है पैसा जमा पैसे जो है वो देता है वो। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर कोई जहाज दुनिया में कहीं पे भी गिरेगा और वो जहाज जो है किसी कंपनी का है और वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड एफएए से है, तो होगा क्या, वो जैसे वो जहाज वो एयरबस का होगा या बोइंग का होगा। सही, तो एयरबस और बोइंग के जितने भी जहाज उड़ रहे हैं ये इंश्योरेंस के जो पैसा है वो एक कंपनी को जाता है। अब जैसे ही जहाज गिरता है तो उसमें एक बंदे को जिसकी डेथ हो चुकी होती है उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलता है, तकरीबन 1 अरब रुपए कंपनसेशन से मिलता है। सही है, ताकि वो उसकी डेथ की वजह से मिलता है। और दूसरी वो इंश्योरेंस है जो पीआईए की इंश्योरेंस है। वो इंश्योरेंस ये कहती है कि इन इन दीज केसेस वी विल पे दिस अमाउंट ऑफ मनी, तो आपके पास पे कर रहे होते हैं। मसला क्या होता है इसके अंदर कि पीआईए क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि वो जो पैसा जो एफएए से आएगा वो हम देंगे नहीं। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर आपके पास 80 लोग मरे तो 80 अरब रुपए हो गया ना, 80 अरब रुपए हम देंगे नहीं। हम जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है हम उसको 1 करोड़ का उसके हाथ में रख रहे हैं और उससे साइन करवा रहे हैं और उससे गिनी सिग्नल ले रहे हैं कि भाई इसमें पीआई का कसूर नहीं है, जहाज में गिरा है। तो इसमें 40 लोग तो साइन कर चुके हैं। तो अब ये बताइए कि 40 लोगों को जो उन्होंने पैसा दिया है, ये 40 अरब रुपए दिया है या नहीं दिया है? दिया है सर। 40 अरब रुपए दिया है? 40 अरब नहीं दिया भाई, 40 करोड़ रुपए दिया है। 40 अरब कहाँ से दे दिया? इनको जो मिले पैसे वहां से इंश्योरेंस कंपनी से, उनको 40 अरब मिले ना। उस 40 अरब में से उन्होंने पैसे दिए कितने उन उन बेनिफिशियरीज को? 40 करोड़ रुपए दिए ना। समझ में आई बात नहीं आई? सर तो ये ऑलमोस्ट मतलब 15% ऑफ द टोटल अमाउंट हो गया जो उनको एक्चुअल में मिली है, हाँ बल्कि हाँ, लेस देन 15%। बिल्कुल आप बात तो समझ रहे हो। यानी कि जो पीआईए वाले जो है, पीआईए वालों को जो पैसा मिल रहा है वहां से वो 40 अरब है, 40 बिलियन है। और आपके पास जो ये पब्लिक को दे रहे हैं पैसा, वो दे रहे हैं चाहे वो दे रहे हैं 1 करोड़ रुपीज पर हेड। 1 करोड़ काफी कम होता है। 1 करोड़ रुपए यानी कि 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 100 करोड़ का 1 अरब रुपए होता है। ऐसा है या नहीं है? तो ये क्या कह रहे हैं कि जो 40 लोग हैं उनको उन्होंने 1 1 करोड़ रुपए देके 40 करोड़ दे दिए, मगर उन्होंने बचाया कितना पैसा बताइए? उन्होंने बचाया 39 अरब एंड 60 करोड़ रुपीज बचाए इन्होंने। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी सर। यही हुआ ना, पैसा बचाया। अब इस पे इंश्योरेंस के पैसे जो पीआईए के थे वो उन्होंने लिए ही नहीं। ऐसा है या नहीं है?
बताएं। जो उन्होंने जी PIA सर के ऐसे वो भी पैसे नहीं दिए। अच्छा, बाहर से पैसे है वो भी नहीं दिए, और जो अपनी इंश्योरेंस के पैसे थे वो भी नहीं दिए उन्होंने। जब भी कोर्ट में केस जाएगा तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के मायने ये होते हैं, सबसे पहले आपकी इंश्योरेंस का पैसा आप उन बेनिफिशियरीज को देंगे ही देंगे। आपने दिए? ये नहीं दिए, PIA ने दिए नहीं दिए, सर बताओ। ये सर दिए नहीं। दिए ही नहीं पैसे उन्होंने। सही है। उसके जब बाद इन्होंने टोटल अमाउंट का जो लेटर था वो उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद उसमें से 1 करोड़ रुपए दे दिए, और उन्होंने कहा यही पैसा मिला है हमें बाहर से। तो बताओ ये क्रिमिनल एक्ट है या नहीं है? जी सर। बिल्कुल है सर। सही है ना, बात समझ में आ गई। तो ये केस जो चल रहा है कोर्ट में, और PIA वाले इस बात पे बज़िद हैं कि हम जो है 1 करोड़ रुपए के हिसाब से ही देंगे, और जो दूसरी पार्टीज हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, वो कहते हैं कि नहीं, फेडरल एविएशन वालों ने हमें कहा है कि आपको पर हेड 1 अरब रुपए पर पर्सन मिलेंगे, और इंश्योरेंस के पैसे PIA वाले वो अलहदा देंगे आपको डैमेजेस के। तो बताएं PIA वाले क्या ये कर रहे हैं? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं कर रहे हैं नहीं ना? सर। तो अब आपके पास क्रिमिनल एक्ट समझ में आ गया। क्रिमिनल एक्ट किया किसने? वो बेनिफिशियरी ने किया, ये PIA ने किया? PIA ये नहीं PIA सर। ने किया। इस तरह की चीजों को हम कहते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? जी सर। जी सर। हाँ, ये इस वजह से होता है, ये इसी वजह से इसको माना जाता है। तो ये बहुत सीरियस केसेस के अंदर होते हैं, और ये आपको डैमेजेस पहले देने पड़ते हैं। नुकसान की सूरत के अंदर पहले आप डैमेजेस देते हैं, उसके बाद और डैमेजेस जो होते हैं वो हो ही रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है कंटेम्प्चुअस डैमेजेस। These are awarded where the court determined that it is wrong in such a tripping nature that no reasonable-minded person would think of coming before a court in a situation there has undoubtedly been a wrongful act on the part of the defendant। तो ये इसमें इस तरह का डैमेज है कि वो बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं आना चाहता, वो ऐसी चीजें नहीं करना चाहता, तो ऐसा उसको लॉस हो गया है, ऐसा कुछ उसका नुकसान हो गया है, इस तरह से वो बिगड़ गया है बंदा, तो उसको कंपोज करने के लिए फिर कोर्ट ऑर्डर देती है तो कंपनसेशन दिया जाए। ठीक है, जैसे कि आपके पास कम्पिटिटिव डैमेज के माने एक बंदे ने घर बनाया, जैसे आजकल चल रहा है वो क्या कहते हैं उसे, कौन 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 सी ये बना रहे हैं, ये ग्रीन लाइन बस या नाले की सफाई के लिए बना रहे हैं नहीं। तो ये कह ये रहे हैं कि आपके पास जो लीज घर है, लीज, जिस घर को लीज दी है KDA ने, और उन घरों को जो है ये तोड़ रहे हैं, और रेलवे कह रही है कि ये हमारी जमीन है, और जो लीज वाले कह रहे हैं हमने पेमेंट दी हुई है। KDA के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जमीन जो KDA की है, और ये बंदे जो लीगल है। सही है। अब ये केस का मतलब ये कि एक ऐसी जमीन है जिसपे KDA ने रेगुलाइज कर दिया है उस जमीन को उन बंदों से पैसे लेकर, और असल में जमीन जो है वो रेलवे की है, क्योंकि जब मैप निकालेंगे तो पता लगेगा। तो पुराने मैप से 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल पुराने मैप से पता लग रहा है कि जमीन जो है वो रेलवे ही की थी, और इस जमीन को इन्होंने रेगुलाइज करने के बाद लीज पे बेच दिया KDA वालों ने। और उसके बाद जो है अब KDA को से वो कह रहे हैं, रेलवे वाले जो है कह रहे हैं ये जमीन खाली करो, ये जमीन हमारी है। KDA ने जमीन लीज करवा ली है, मगर जमीन है नहीं ना उनकी, जमीन है नहीं ना, ये चीज है नहीं ना, आपके नाम ही नहीं है वो जमीन जो है वो रजिस्टर्ड है रेलवे के नाम। आपने क्या किया, पैसा लिया, उसको रिलीज दे दिया आपने, पैसा लेके जमीन की, मगर वो असल में जमीन किसकी है? KDA की है, उसकी रेलवे की जमीन है ना। तो रेलवे वाले जब कहेंगे जमीन खाली करो तो आपको करनी पड़ेगी ना खाली, कि एज पर देयर डॉक्यूमेंट्स की वो जमीन उनकी मिल्कियत है। तो फिर होगा क्या कि आप वो घर को तोड़ दिया जाएगा। जब उस घर को तोड़ दिया जाएगा तो होगा क्या कि अब कोर्ट जो है ये फैसला करे कि KDA जो है कंपनसेट करे इन लोगों को जिनके घर टूटे हैं। सही है। और KDA वाले जो है जितने बॉसेस हैं इनके, वो सब के सब रिजाइन दे के, जो भी कुछ दे के, मेडिकल लीव दे के भागेंगे,
क्यों? क्योंकि ये पैसा इतना लाए कहाँ से कि उस लीज के अगेंस्ट में वो पैसा कंपनसेशन जो है वो दे सकें इतने सारे लोगों को। बात समझ में आ गई आपकी? बात समझ में आई नहीं आई? जी सर। ये तो इसको कंटेम्प्चुअस डैमेज कहते हैं। तो इसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कि इन लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आपके ऑफिसर्स का है जिन्होंने दूसरे की जमीन पर, इसकी मिसाल ऐसे समझे आप कि आपके दो भाई हैं, एक भाई ने खरीदी जमीन, वो भाई रहता था मुल्क से बाहर। अब आपने जो है उसको क्या किया, उसको बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई कमरा वमरा बना लो, गर्मी बहुत होती है, मैं रहना चाहता हूँ उसके अंदर। तो ठीक है, बना लो कमरा ताकि तुम रह सको। जमीन किसकी? जो बाहर है भाई, जो रह रहा है वो जो दूसरा भाई जो रह रहा है वो पाकिस्तान के अंदर है। जमीन जो है, अब आपने क्या किया, इसकी परमिशन से आपने उनमें बात की, बना ली जमीन। अच्छा, आपकी मिसेज ने कहा यार एक कमरा क्यों बना रहा हो, चलो दो तीन ही बना लो, बच्चे आराम से रहेंगे। अब आपने घर जो है सेटअप कर दिया उसके अंदर, और आपने कमरे में बनवाया कि 20-25 लाख रुपए लग गए। 20-25 लाख रुपए लग गए, लगने के बाद जो है आपका भाई जो है वो 20 साल के बाद जो वापस आया, उसने कहा अरे ये क्या? उसने कहा कि भाई ये जो अब जाहिर सी बात है कि उसने तो जो जमीन के कागजात हैं, जमीन के कागजात में तो ये दिखाया जा रहा है ना कि ये प्रॉपर्टी जो है कि एक जमीन है, लैंड है, ये होम नहीं है, ये घर नहीं है, ये सही है, ये जमीन है। तो ये जमीन की जो मिल्कियत है वो किनकी है? वो इन साहब की मिल्कियत है जो कि बाहर रहते थे। अच्छा, अब जिन्होंने बनाया, जो छोटा वाला भाई है, वो ये कह रहा है मैंने बनाया है इसको, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। तो अब जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जो जमीन जिसकी है, अगर वो बनाता तो इसका हक तस्लीम किया जाता, मगर इसकी जमीन पे किसी और ने पैसा लगा के बना लिया है, उसका हक तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर करेगी ये घर गिरा दो आप। सही है, तो ऑर्डर करेगी घर गिरा दो, और ये जमीन जो है इस पहले वाले शख्स के हवाले की जाए। सही है, तो आपने जितने अर्से रह लिया, या तो आप जो है वो उस जमीन का किराया दें। कोर्ट ये फैसला करेगी कि आप जितने अरसे रहे, आप 20 साल रहे उस जमीन पर, आपने कितना किराया दिया, आपने कितना जो है उसके अंदर जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स दिया, कितनी आपने चीज़ दी, वो सारा कोर्ट पूछेगी ना आपसे। आपने कुछ किया ही नहीं, दूसरे की जमीन। अच्छा, जमीन के पैसे बढ़ते लगे, जब उस बंदे ने केस फाइल किया तो पता लगा कि जो जमीन थी, घर तो था ही, केडीए के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ये घर था ही नहीं, ये जमीन। तो आप कोर्ट पे जब ये केस जाएगा तो कोर्ट फौरन जो है इसकी जो अपील है या प्ली है इसको डिसॉल्व कर देगी, और उसको कहेगी कि नहीं, ये जमीन के मालिक जो है वो यही है। आपने विदाउट परमिशन, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट इंटीमेटिंग के लिए आपने बनाया है, तो ये आप खुद ही जो है इस चीज़ का लॉस बियर करेंगे, हम लॉस बियर नहीं करेंगे। तो या अगर कोई बीच की राह निकालना चाहे तो निकाल सकती है पार्टी, वरना ये कि ये पक्का ही पक्का है कि ये जमीन, ये जो घर है ये गिरा दिया जाए। इसको हम कहते हैं कंटेम्प्चुअस डैमेजेस। समझ में आ गई बात? आपको लग यस रहा है सर। आपको लग रहा है हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है हम लॉ की क्लास ले रहे हैं? सर लॉ, सर ऐसा लगा लॉ का, बिल्कुल लॉ का पढ़ रहे हैं बिल्कुल। है ना कोर्ट। आपको? हाँ, तो आपको लग नहीं सर लेकिन कोर्ट। एक छोटा सा सवाल है। सर जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेलवे की जमीन है और उसके ऊपर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो अथॉरिटीज की ये जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब वो कंस्ट्रक्शन होने ही ना दे? तो भाई वो भी तो रोकने वाले की तो केडीए पुलिस है भाई भाई, वो भी तो जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो भी तो केडीए ही है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अथॉरिटी भी तो केडीए है ना, इस वजह से वो बच नहीं सकते ना। अथॉरिटी जो एज पर स्टैच्यू जो है वो केडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ घर बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, किसकी क्या मॉनिटरिंग है, क्या कुछ है, वो उनके स्टैच्यू का पार्ट है। जब कोर्ट में केस जाएगा और ये कहेंगे कि भाई मॉनिटरिंग, अब वो कह दें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमें लीज दे दी, अभी इनकी अथॉरिटी थी कि इसको रुकवाते। सही है, तो वो केडीए भी आ रही ना बल्ली घूम के। इस वजह से जितने भी बॉसेस होंगे वो सबके सब, जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना, तो जितने भी लोग हैं ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट के अप्लाई करेंगे और ये भाग जाएंगे। ठीक है, और अगर केडीए आपके पास एक फौजी इदारा होता,
और अगर इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस में ही करा होता तो होता क्या कि इनकी जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता कैंसिल। इनको कहता है कि नहीं, आपको कहा जा रहा है कि आप कंटिन्यू करें, आप जॉब कंटिन्यू करें, तो यूनिफॉर्म पहनाते हैं इनको दोबारा वापस, और ये केस चलता उनका। और केस पे जो लॉ लगता वो लगता मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स जो मिलिट्री लॉ है वो लगता उसमें, और वो दोबारा जिन जिनको 20-20 साल हो गए हैं वो रिटायर, और उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, तो उसके बाद कहते हैं क्या है कि रिटायरमेंट होने के बाद उनको बहाल करते हैं, और कहते हैं यूनिफॉर्म के साथ आप आए, कोर्ट के अंदर आए, तो यूनिफॉर्म के साथ वो कोर्ट में जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होने के बाद प्रॉपर केस चलता है उसको, और केस चलने के बाद मिलिट्री कोर्ट के जो सेक्शंस हैं वो लगते हैं, और लगने के बाद जो है जितनी भी फैसिलिटीज, जितनी मराहत है, जितनी भी तमाम चीज़ें, वो सब वापस करनी पड़ती हैं। सब वापस करने के बाद जो है समझिए कि बहुत ही बेड़ा गर्क कर देती है मिलिट्री पुलिस, और मिलिट्री कोर्ट्स समझते बिल्कुल खत्म ही कर देती है। तो अगर आपके पास नेवी नेवी का जो चीफ था, एडमिरल मंसूर हक, एडमिरल मंसूर हक जो है रिटायर हो गए, वो रिटायर होने के बाद भी कई साल निकल गए, मगर जब सबमेरीन करप्शन केस आया उन पर, उसके बाद उनको बहाल किया वापस, उनको बहाल के क्या यूनिफॉर्म में आए, उनका केस चला, और केस चलने के अगेंस्ट उन्होंने 50 लाख रुपए पेनल्टी जो है वो भरी है उन्होंने। 50 लाख कम नहीं होते, और भरने के बाद जो है फिर उन्होंने अपनी इज्जत बचाई। ठीक है, वरना ये तो बिल्कुल सारी मराज, सारे घर, सारे रैंक, हर चीज वापस करनी पड़ जाती है आपको। उनकी जो 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 सर्विसेज हैं वो जब्त हो जाती है, जो सर्विस है वो जब्त हो जाती है। जब्त के माने ये कि उन्होंने नेवी में कभी काम ही नहीं किया, जब्त के माने होते हैं सर्विसेज जब्त। इस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि जितना भी आपने नेवी में काम किया है, इसको नेवी एक्नॉलेज नहीं करती, और एक्नॉलेज नहीं करती है तो आप किसी तरह की कोई आपकी, ये समझ लो बहुत सीरियस चार्ज है, ये आपको बताऊं बहुत सीरियस चार्ज है। जैसे 2 स्लाइड्स रह गई हैं, मेरा तो मुंह जो है सूख गया है इसको करवा करवा के, मतलब समझ में आ रहा है आपको, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने लॉ इतना समझ में आता नहीं कि लोगों की मेरी पहली क्लास मिली ऐसी जिनको लॉ समझ में आ रहा है, वरना तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं बेवकूफों वाले स्टूडेंट्स। पहली क्लास है जिनमें लॉ समझ में आ रहा है लोगों को। The types of agreements express declare void agreement in Rashid marriages. Every individual enjoys the freedom to marry a person of his choice. सही। उसके बाद एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड कवर जो है, एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड लीगल प्रोसीडिंग्स, ये तमाम चीजें मौजूद है। पहला क्या है? पहला ये है कि इवन एवरी इंडिविजुअल एंजॉयज द फ्रीडम टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस। इसमें ये आपके पास आपको अलाउ है कि आप जिस शख्स से चाहे जो है शादी कर सकते हैं। मगर देखिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हर शख्स से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आप आपको शादी नामहरम से करनी है। वहाँ पर जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, और मैं इनको ये कहता हूँ कि आप ये बता दें, कोई बंदा जो है वो शौहर होने के लिए शर्त नंबर 1 है नामहरम। सही, नामहरम से शादी कर सकते हैं, महरम तो कर ही नहीं सकते। तो नामहरम से शादी करेंगे तो फिर वो महरम बनता है निकाह के बाद, वरना कभी भी जो है वो महरम से शादी नहीं हो सकती। तो ये पहला वाला पॉइंट जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा ये, कि इसमें जो है ब्राइड और ग्रूम दोनों कंडीशंस के अंदर आपके लिए नामहरम होना पहली शर्त है। ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट इन द is restraint of it. Every agreement by which anyone restrained from exercising a lawful profession, trade or any kind। नहीं, इसमें भी देखें, दो में भी ऐसा नहीं है। आप जो है वो क्लब नहीं खोल सकते, आप डांस बार नहीं खोल सकते, आप जो है इसमें शराब खाना नहीं खोल सकते, वाइन शॉप नहीं खोल सकते, आप कोई ऐसा जो है ब्रोथल नहीं खोल सकते, आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट आए, आप वो काम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास नेगेटिव फैलाया जाता है पाकिस्तान के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें मुसलसल आपके पास पैसा आता जाए और पैसा बढ़ता चला जाए, जिसमें रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर इस्लाम में होता है। तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही ये बात और सही भी है। तो तीसरा ये एग्रीमेंट इन restriction of legal possession contains an agreement by which a party is restricted absolutely from taking usual legal possession, an agreement which limits the time within which one may enforce their contract right without regard to the time allowed by the limitation of economic sort. Say a party is restricted absolutely from taking usual legal proceedings.
सही, अब लीगल प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हैं, मगर जब आपके पास वो चीज़ें चल ना रही हों, इसके अंदर अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, मुझे अच्छी नहीं एग्जाम्पल नहीं लगती, मगर ये कि मैं इसको एग्जाम्पल में दे देता हूँ, आप समझ सकें। देखिए बहुत सारी जो होती है मॉडल्स ऐसी होती हैं, मैं अभी भी ऐसी कुछ मॉडल जानता हूँ, क्योंकि मेरे जो भांजा है उसकी अपनी एक बहुत मशहूर जो है उसकी मीडिया हाउस है, उसका वो मालिक है। तो मैं अभी भी ऐसी मॉडल को जानता हूँ कि जो अपने शौहरों को कहते हैं आप उससे दूर है, सही। तो आप उनके साथ जो है वो जाहिर सी बात है उनका कोशिश ये होती है कि वो ना रहे। तो इसके अंदर जो है डेफिनेटली जब अभी शौहर क्या कर सकता है कि वो के ज़ौजियत का केस कर सकता है, इस तरह से औरत भी जो है वो के ज़ौजियत का केस कर सकती है। तो इस केस के अंदर ये लीगल प्रोसेशन ही होता है और इसको फाइल कर सकते हैं प्रॉपर। तो इसके लिए फिर आपको कोर्ट जो है फैसला जो करती है आपको उसको मानना पड़ता है, आदमी को भी और औरत को भी मानना पड़ता है। तो ये हुकूक ज़ौजियत का केस होता है, इसके अंदर आदमी शौहर जो है पाबंद है उसको मानने के लिए, औरत है वो भी पाबंद है उसको मानने के लिए। तो या तो वो बताए क्या वजह है इसे, सही। तो ये बड़ा सीरियस केस होता है और कोर्ट में आप जाएंगे तो बहुत नॉर्मल केसेस आपको मिलेंगे ऐसे, उसमें ज़्यादातर मॉडल्स होती हैं। मॉडल से कहती नहीं हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बहुत सारी मॉडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है और उनकी तलाक देने की वजह यही होती है कि वो के ज़ौजियत वो अदा नहीं करना चाहती, इस वजह से उनकी तलाकें ज़्यादा होती हैं। फलाएं भी इसकी वजह वजह और कोई वजह नहीं होती। दैट द वाइट कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। तो तीसरी चीज जो है लास्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट टू, फिर हमारे पास लेक्चर खत्म। एंड सर्टेन एग्रीमेंट, एक मिनट ही रह गया। अच्छा ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पता ना हो कि क्या होगा। इट इज द मीनिंग ऑफ एनी एग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वाइड। एन एग्रीमेंट वे ऑफ अ वेजर इज अ वाइड